Hello everyone, good morning all of you. Today I discuss very important session for 12th क्लास के जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए हैं जेक बोर्ड रांची। और उस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन है जो एक बार पूछ दिए जाते हैं तो बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो कृपया जो भी स्टूडेंट होंगे जो 12th में होंगे और उनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लें, अपने कॉपी में लिख लिख के याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आए तो फिर आपको दिक्कत ना हो। तो मैं क्वेश्चन को एनालिसिस करूँगा और आप उस क्वेश्चन को अपने अनुसार नोट्स कॉपी के अनुसार अपना क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस कर लें और याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आने पे आपको कोई दिक्कत ना होगा। तो देखिए ये टोटल है आप 100 मार्क का और 3 घंटा का एग्ज़ाम है, ये मतलब टाइम दिया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस जो कि ऑप्शन वाला है, उस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज द साइंस एंड ह्यूमन वेल्थ। तो ये स्टेटमेंट है ए मार्शल द्वारा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, फिर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोलते हैं, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा? तो देखिएगा कॉफ़ी के अगर मांग में आप वृद्धि कीजिएगा यानी उसका प्राइस को डिमांड कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है चाय की मांग में फॉल्स हो जाएगा यानी घटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट आंसर। किस वस्तु के मूल्य निर्धारित होता है? तो कुछ वस्तु का मूल्य मतलब फिक्स होता है। तो ऑप्शन पे देखिए किस में दिया है डिमांड का। डिमांड का मूल्य निर्धारित नहीं होता है, उसका जो प्राइस है वो फिक्स नहीं होता है। फिर सप्लाई का भी नहीं हो सकता है, मांग और पूर्ति दोनों का हो सकता है, वो डिपेंड पड़ता है कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 अर्थशास्त्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। 4 का अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र की सेंट्रल समस्या क्या चीज़ है? तो वो उसका ऑप्शन देखेंगे क्या पे है, ऑलोवेशन ऑफ रिसोर्स मतलब साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता का उपयोग और आर्थिक विकास। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन सभी साधन परिवर्तन किए जाते हैं यानी एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट में भी चेंज। तो वह एक ही साधन है, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन मतलब दीर्घकाल। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे इसमें शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चन जो कि 6 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है? तो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ओरिजिन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने का मेन उत्पन्न क्या है? मानव की समस्या बहुत हो सकती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं में असीमित हैं और यह आवश्यकता के संतुष्टि हो जाने पर नई आवश्यकता का उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए फिर दूसरा पॉइंट आपको बन सकता है कि समय सीमा मतलब सीमित साधन, मतलब आपके पास लिमिटेड सोर्स है और उसी लिमिटेड सोर्स को आपको यूज़ करना होता है, सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करना रहता है। तो ये भी पॉइंट बन सकता है। फिर देखिएगा थर्ड पॉइंट में आप बना सकते हैं साधनों और वैकल्पिक प्रयोग, मतलब साधन भी है एक आपको अदर में अल्टरनेट भी है, ऑप्शन भी है, तो उसमें आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फिर चुनाव की समस्या, मतलब चुनाव की समस्या है कि मनुष्य की आवश्यकता असीमित है और साधन भी सीमित है, मतलब कहने का मतलब है कि सोर्स सीमित है और आवश्यकता असीमित है, मतलब आपको जो नीड है वो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है, सीमित नहीं है। तो ये समस्या को सुझाव डालना है, तो फिर कैसे और किसके लिए उत्पादन किए जाएँ कि चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या है, तो इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ में, पूर्व प्रतियोगिता का कोई 3 समस्या बताएं, मतलब एक्सप्लेन द थ्री फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्व प्रतियोगिता मतलब जो कंपटीशन है उसमें 3 गो मुख्य पॉइंट के बारे में लिखने के बोल रहा है। तो क्रेता विक्रेता का बड़ा समस्या होने का समस्या में होना, इसका पॉइंट बना सकते हैं। फिर एक समान वस्तु, जैसे पूर्व प्रतियोगिता में एक उद्योग में सभी फर्में और पूर्णतः एक रूप के वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न फर्मों
द्वारा उत्पादन वस्तु रंग रूप गुण और उसका वजन ये बिल्कुल एक ही जैसा है तो उनमें कोई भी अंतर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि फर्में विभेदित और एक समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो बाजार में मूल्य का एक जैसा होगा और कोई भी फर्म बाजार मूल्य से कम या अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही सामान रहेगा, एक ही वस्तु रहेगा, एक ही क्वांटिटी रहेगा, एक ही क्वालिटी रहेगा, एक ही वेट रहेगा, एक ही रूप रहेगा, एक ही कलर रहेगा। फिर देखिएगा एक समान कीमत का प्रचलन, एक समान कीमत का प्रचलन का भी पॉइंट बना सकते हैं कि जिस पर किसी भी मात्रा का क्रय और विक्रय किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन। ओके, उत्पादन, औसत उत्पादन क्या है? तो औसत उत्पादन परिवर्तन कारक का प्रत्येक इकाई और उत्पादन का औसत उत्पादन कहा जाता है। ये जेक 2011 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। पैमाने के प्रतिफल क्या अर्थ होता है? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो पैमाने का प्रतिफल का इसका विवरण कर देंगे कि अनुपातिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा परिवर्तन व्यवहार। अगर आपके पास नोट्स है तो उससे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा बेटर रहेगा आपको नोट्स से ही, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आप प्रैक्टिस करें। पूर्ति के नियम क्या है? तो व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई का नियम को आप एक्सप्लेन कीजिए थ्योरी के अनुसार। फिर देखिएगा शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु के पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। मतलब ये कह रहा है कि किसी वस्तु के सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर है। तो आप कर सकते हैं किसी निश्चित समय वस्तु का एक फॉर्म के पास एक उपलब्ध उत्पादन की मात्रा स्टॉक कहलाते हैं। मतलब आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे सामान लेके उसमें स्टॉक कर दिए हैं तो वो स्टॉक हो गया है, ना तो बिक रहा है ना तो उसे कोई खरीद पा रहा है, क्योंकि स्टॉक करके आप रखें। और फिर कह रहा है उसको कि पूर्ति, तो पूर्ति में अंतर होता है जबकि निश्चित समय में किसी दी गई कीमतों के उत्पादन वस्तु के जिसकी मात्रा में बेचने की तैयारी होता है उसे पूर्ति कहते हैं। जिसको आप कोई व्यक्ति खरीद के ले जा रहा है वो आप सप्लाई कर दे रहे हैं, और जो स्टॉक करके आप रखे हैं, जैसे आप अगर क्लास में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बेंच वगैरह है, मतलब बेंच रखे होते हैं तो स्टॉक करके रखा हुआ है, ना तो वो बिक रहा है ना तो उसे कोई बेच रहा है। ओके, तो वो स्टॉक हो गया जो कि एक सीमित उपलब्ध उत्पादन में रहता है। फिर देखेंगे 12 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड मार्जिंग यूटिलिटी। तो ये एक नियम और थ्योरम है अर्थशास्त्र के अनुसार जो महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में आप अपना विवरण दे सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट और ये थ्योरी को लिख दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्राफ से है जो कि संतरों का सीमांत और उपयोगिता के बारे में यहाँ विवरण कर रहा है, स्थिति की वीरता और वस्तु की निर्भरता। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में लॉन्ग आंसर है, और लॉन्ग आंसर है तो इम्पोर्टेंट ही रहता है क्योंकि लॉन्ग नंबर इसमें मिले जाते हैं। देखिए 14 नंबर है, एकाधिकार बाजार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो व्हाट इज़ द प्राइस डिटरमाइंड अंडर द मोनोपोली मार्केट। मार्केट में प्राइस को निर्धारित किया जाता है, जो आंसर आप 2011 के भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका देख सकते हैं। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? मतलब कह रहा है कि मांग की कीमत में लोच आ जाता है, उससे क्या आप समझते हैं? तो किसी भी परिवर्तन या परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा की प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत और परिवर्तन का अनुपात को मांग का कीमत कहते हैं। जो फार्मूला है मांग कीमत इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा के प्रतिशत और परिवर्तन और बटा में कीमत में प्रतिशत और परिवर्तन। मांग की कीमत की लोच 3 श्रेणियों में होता है जो कि आप डिफाइन कर सकते हैं। एगो है ग्रेटर देन यूनिट यानी इकाई के अधिक लोचदार मांग, फिर दूसरा है इकाई के बराबर लोचदार यूटिलिटी इलस्टी, और फिर तीसरा में आपको मिलेगा इकाई में कम लोचदार लेस देन यूनिटी। इसका विवरण दे सकते हैं और आप एक्सप्लेन करके लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना ही होता है, वहाँ पे ओरली आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो आप क्वेश्चन को लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एक लिमिटेड टाइम से। निम्नलिखित तालिकाओं को मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें टेबल को मतलब कि टोटल कॉस्ट है, टोटल एवरेज है और मार्जिन कॉस्ट है। तो टोटल एवरेज 20 से है, इसका टोटल जोड़ के एवरेज निकाल के फिर यूटिलिटी और फिर आउटपुट बैठा के इसका मार्जिन कॉस्ट निकालना है। ये और में भी क्वेश्चन दिया है कि साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर बताएं। मतलब प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच को डिफरेंट बता देना है। तो साधन के प्रतिफल और पैमाने का प्रतिफल के बीच के अंतर को आप देख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के। बहुत
मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। ये है ग्रुप बी का। ओके, किस विधि में हम बैंक के मुद्दा को निकाल सकते हैं? तो क्या आप बैंक के मुद्दा को निकाल सकते हैं? आप विथड्रॉ से भी निकाल सकते हैं, सही है, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप उसे एटीएम से भी निकाल सकते हैं, आप उसे चेक के भी माध्यम से निकाल लेते हैं। बहुत सारे मैन होते हैं जो बिजी होते हैं, बैंक न जाने की वजह से वो चेक दे देते हैं, चेक में सिग्नेचर करके और उसे केस के रूप में प्राप्त कर लिए जाते हैं। फिर आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, एटीएम से भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि सभी सही है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज़ है? एक प्राइवेट बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है। प्राइवेट बैंक इसलिए नहीं है कि कोई भी प्राइवेट बैंक होने के लिए उसे 50% से अधिक प्राइवेट होना चाहिए, और कोई भी सरकारी बैंक होने के लिए 50% से ज़्यादा उसे सरकारी होना चाहिए, तो उसे सरकारी बैंक कहेंगे। और जो प्राइवेट है वो 50% से ज़्यादा होगा तो प्राइवेट बैंक कहेंगे। तो ये एक सेंट्रल बैंक है। प्रत्यक्ष कर क्या है? मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स दोनों सही है। डायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी का प्रत्यक्ष कर है। मुद्दा का कार्य क्या है? मुद्दा का कार्य क्या है? मीडियम एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? मूल्य का संचय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी नहीं। मुद्दा का कार्य देखिए क्या है। मुद्दा का क्या, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? किन्स का किस पर निर्भर है? तो यह पूर्ति पर, सप्लाई पर। फिर देखिएगा शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में देखिएगा समष्टि और अर्थशास्त्र क्या है? तो ये देखिए व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में लिख सकते हैं। ये 2009 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि फिर चांस बनता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार बजट की परिभाषा दे। मतलब जो बजट होता है, बजट पेश हो जाता है फरवरी में, जो कि अभी 2021 में निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया था बजट। तो सरकारी बजट की परिभाषा दे, तो सरकारी बजट की परिभाषा दे सकते हैं। के बाद देखिएगा मुद्दा के 2 प्रकार कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द 2 मेन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी। मनी के 2 उपयोग को आप कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? व्हाट इज यू मीन बाय द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। स्थिर कीमतों या राष्ट्रीय आय के, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय किसी भी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं के स्थिर को जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? मतलब बैलेंस पेमेंट से आप क्या समझते हैं? तो बैलेंस पेमेंट से आप आंसर इसका दे सकते हैं कि किसी भी देश के भुगतान संतुलन किसी दी गई अवधि के देशवासियों तथा विदेशवासियों के बीच सारे आर्थिक लेन देन या व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। फिर देखिए इसमें शॉर्ट आंसर टाइप 2 में देखिएगा प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के अंतर को बताइएगा। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स के अंतर को विवरण कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2013 में पूछा गया तो क्या पता फिर पूछ सकता है, इसलिए भी लगा लीजिए। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफरेंट को आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद देखिएगा निवेश क्या है? व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, उसके बारे में लिखना है, जो कि 2014 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। सरकारी बजट के मुख्य विशेषता क्या है? डिस्कस द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि पेश होता है सर के द्वारा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है या विशेषता क्या है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं, जो कि आप 2016 में भी पूछा है। तो इसलिए ये भी वीवीआई लगा लीजिए और चांस बनता है कि ये भी पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कॉपी में अपना नोट्स के अनुसार लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लें। हो सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोषों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेरिट ऑफ द मेरिट और डिमेरिट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ये 2009 में भी पूछा है। फिर देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? मतलब राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या समझा है, जो कि 2014 में भी पूछा गया है। बजट और निवेश के स्पष्ट और एक रूपता पाई जाती है, इसकी कथन अवलोचना को विवरण करें। तो देखिए आपको दिया है, इसको आप पढ़ लें और प्रैक्टिस कर ले लिख के। किन रोजगार सिद्धांतों का मुख्य बातें हैं, जो कि और में दिया है, 2016 में पूछा गया।
देखिए ये क्वेश्चन का एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 30 तक ही था जो कि ख़त्म हो गया, ठीक है। आप इसे 32 तक था, सॉरी 32 तक था, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बार बार पढ़ के याद कर लें और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। सेशन अच्छा लगे तो शेयर करें। जय हिंद।